बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, पखेर रागले। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर के इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो कैटेगरीज़ बनाई जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्रिप्शन। एक वो फिज़िकल क्वांटिटी की जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता होना काफ़ी होता है, और अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम हो तो हम उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिर हमने बात की थी ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए न सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है बल्कि उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन का भी मालूम होना ज़रूरी होता है, और उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फिर मैंने बात की थी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्केल्स वगैरह यूज़ करके, पेंसिल से, मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल मेथड्स यूज़ करके उनको पेज के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। और दूसरा एक तरीका वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप उसको किसी साइंटिफिक रिपोर्ट में लिखते हैं, उसका हिस्सा बनाते हैं, तो आप उसके लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। एक तरीक़ाकार होता है वेक्टर्स के लिए स्पेशल, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वहाँ पर फिर हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी बात की थी कि किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जब हम ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम उन वेक्टर्स की अलजेब्रा की बात करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको कहा था कि वेक्टर्स हैव देयर ओन अलजेब्रा ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उनको स्केलर्स की तरह, उनको सिंपल नंबर की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल जो है स्पेशल रूल्स होते हैं एडिशन के भी और मल्टीप्लिकेशन के भी। आज हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। तो वेक्टर्स को मुख्तलिफ वेक्टर्स को ऐड करके हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं, और इसके फिर दो तरीके हैं। दो तरीक़ों से हम ये जो है प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। एक तरीका ग्राफिकल मेथड का है, जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं जैसे ग्राफ के ज़रिए उनको हम ऐड करते हैं। एक का डायग्राम जो है जिस तरह हमने प्रीवियसली बात की थी कि किसी वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई एरो ड्रा करते हैं जिसकी लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और उसकी एरो हेड उस वेक्टर की डायरेक्शन बताती है। आज हम बिल्कुल उन्हीं वेक्टर को यूज़ करके उनको आपस में कंबाइन करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन किया जाता है। तो वेक्टर एडिशन के हम दो रूल डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड जो है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। जब भी आप वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करते हैं तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेना है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि जैसी ही बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। और कन्वेंशनली हम 2 डायमेंशंस में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको XY कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रा अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो कि उसके साथ ज़रूरी है किसी वेक्टर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, पेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल चूज़ करना होता है। तो सेलेक्ट सूटेबल स्केल, एक सूटेबल स्केल चूज़ करें। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने किसी भी वेक्टर को पेज पे ड्रा करना है, तो ज़ाहिर है पेज पे तो हम सिर्फ लेंथ यानी हमारे पास जो
मेजरिंग रूलर होता है उस पर तो लेंथ के यूनिट होते हैं, और अगर हमें फोर्स को पेज पे रिप्रेजेंट करना है या मोमेंटम को पेज पे रिप्रेजेंट करना है या किसी भी वेक्टर फील्ड को या वेक्टर को पेज पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले एक स्केल लेना होता है कि हम किस तरह न्यूटन्स को सेंटीमीटर्स के साथ रिलेट कर दें। तो वो हम अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं और कोई स्केल चूज़ कर लेते हैं, और स्केल का चूज़ करना ज़रूरी होता है, स्केल सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, और ये हम अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करते हैं। बहरहाल फिर क्या करते हैं, हम ड्रा द फर्स्ट वेक्टर। जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उनमें से फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करें। कहां से? फ्रॉम द ऑरिजिन, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ऑरिजिन होता है वहां से आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर को ड्रा करना है। उस फर्स्ट वेक्टर की इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, इसलिए उसको अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अब दूसरा वेक्टर जो है वो हम ड्रा करेंगे। पहला हमने ड्रा कर लिया, अब दूसरे वेक्टर को ड्रा करने के जो है कई तरीके हैं। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हेड टू टेल रूल अप्लाई करना चाहता हूँ, हेड टू टेल रूल एक रूल है और एक पैरेललोग्राम मेथड है। हेड टू टेल रूल में अगर हम बात करें हेड टू टेल रूल की, तो इसमें हम ये करते हैं कि जहाँ पर पहला वेक्टर मतलब है ऑरिजिन से हमने ड्रा किया, तो ये जहाँ पर ख़त्म हो जाता है इसके बिल्कुल टिप से, स्टार्ट से जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से हम दूसरा वेक्टर ड्रा करते हैं। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम मेथड की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने दूसरा वेक्टर भी ऑरिजिन से ड्रा करना होता है। लेकिन पहले हम हेड टू टेल रूल की बात कर लेते हैं, पैरेललोग्राम मेथड को हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल हेड टू टेल रूल में हमने पहला वेक्टर ड्रा कर लिया है, उसी स्केल के मुताबिक according to the given information using the selected scale। उस स्केल के मुताबिक, जिस स्केल के को हमने सेलेक्ट किया था, हमने चूज़ किया था। फोर्थ स्टेप जो है, अब दूसरे वेक्टर की बारी है। जैसे मैंने बात की है ना, हम हेड टू टेल रूल पढ़ रहे हैं, तो पहले की हेड से दूसरा वेक्टर हमने ड्रा करना है। बिल्कुल इसी तरह ड्रा सेकंड वेक्टर, कहां से? फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले वेक्टर के हेड से। बिल्कुल इसी तरह उसको हम जिस तरह ऑरिजिन से ड्रा किया था ना, अब हम पहले वेक्टर के हेड को ऑरिजिन मान लेंगे और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन यूजिंग द चोजन स्केल, जो स्केल हमने चूज किया था, यूजिंग द सेलेक्टेड स्केल। अब अगर सिर्फ दो वेक्टर हुए तो फिर तो यहाँ तक किस्सा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, सो एक स्टेप और मैं लिख लेता हूँ कि नंबर 4 के बाद हम ये लिख सकते हैं कि ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर, द थर्ड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड सिमिलरली कंटिन्यू द प्रोसेस अनलेस यू ड्रा द लास्ट वेक्टर। सो मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिख लेता हूँ, रिपीट द फोर्थ स्टेप
for all the given vectors, जितने वेक्टर्स गिवन है उन सब के लिए यही स्टेप फॉलो करें, यानी सेकंड की हेड से थर्ड स्टार्ट करें, फिर थर्ड की हेड से फोर्थ स्टार्ट करें, फिर फोर्थ की हेड से फिफ्थ, और जितने वेक्टर्स गिवन है अनलेस यू स्टार्ट द लास्ट वेक्टर, देन रिपीट द फोर्थ स्टेप फॉर ऑल द गिवन वेक्टर्स। एंड नंबर 6 में फिर आप क्या करें, when all the vectors are drawn, जो आपने ऐड करने हैं वो सारे वेक्टर्स जब ड्रा हो जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, ड्रा अ रिजल्टेंट वेक्टर। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द टेल ऑफ, या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम ऑरिजिन, लेकिन जाहिर है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो है वो ऑरिजिन पे था, ऑरिजिन से कहाँ तक, टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हमारा रिजल्टेंट होगा, लेकिन याद रहे ये रिजल्टेंट भी लेंथ के यूनिट्स में होगा। तो एंड में हमने एक और स्टेप मजीद करना है, और दैट वुड बी कन्वर्ट बैक द रिजल्टेंट वेक्टर टू इट्स original units using the selected scale। सेलेक्टेड स्केल जो आपने यूज़ किया था तो उसी को यूज़ करके आप उसको दोबारा ओरिजिनल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड दैट वुड बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करना है, एक एग्जांपल लें। मैं यहाँ पर 2-3 वेक्टर्स लिख लेता हूँ, आप वो वेक्टर आपस में ऐड कर दें। इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए आप इन 3 वेक्टर्स को जो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ आप ऐड कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह जो है हम हेड टू टेल रूल यूज़ करके वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस के तौर पे फिर एक यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप ख़ुद इस पे प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा वेक्टर्स आप अपने लिए ड्रा कर सकते हैं रैंडमली, फोर्सेस की फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक फोर्स है F1 और उसका मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, एक फोर्स है और वो जाहिर है सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, मुझे डायरेक्शन भी साथ ही बतानी होगी। तो मैं बताता हूँ कि उसका एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा, दैट इज़ 30 डिग्री। फिर मैं एक दूसरा वेक्टर आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा ये अगर मिटा दूँ, दूसरा वेक्टर जो है दैट इज़ 75 न्यूटन एंड दैट मेक्स एंगल ऑफ लेट्स से 70 डिग्री, एंड देन there is another vector and that vector is of 50 Newton and that makes angle of 120 degree। तो आपने क्या करना है, आपने इन तीनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है। प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, फिर क्या करें, फिर पहला वेक्टर ड्रा करें, स्केल चूज़ करें और स्केल आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 25 जो है सेंटीमीटर जो है
25 न्यूटन जो है उसको 1 सेंटीमीटर ले लें तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर आप मज़े से इसको ड्रा कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक अलग सा एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी जगह मैं प्रैक्टिस करूँ, बिकॉज़ जो है मुझे ये ऑलरेडी मालूम है, और आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस तरह के वेक्टर्स लें और ख़ुद इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। मैं एक प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ, एंड वो भी इसलिए कि जो स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को सही तरह से नहीं समझ पाए जो मैंने एक्सप्लेन किए, तो उनके लिए आसानी हो। लेट्स सपोज मैं वो स्टेप्स फॉलो करके 3 वेक्टर्स को ऐड करता हूँ। सबसे पहला स्टेप था कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना। दूसरा स्टेप था कि सूटेबल स्केल चूज़ करें, लेकिन सूटेबल स्केल मैं तब चूज़ कर पाऊँगा जब मुझे मालूम हो कि मुझे किस चीज़ को ऐड करना है। तो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेलोसिटी के हैं, या चलो वेलोसिटी का एक वेक्टर है v1 दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो क्या करता है, वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री। और फिर दूसरी वेलोसिटी मैं कोई ले लेता हूँ दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, और वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और इस तरह मुख्तलिफ वेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं। मैं इन 2 को सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। चलो ये 60 वाला मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ कि ये 130 डिग्री हो, ये दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब मैं स्केल चूज़ करने के उसमें हूँ, पोजीशन में हूँ, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड है और 50 मीटर पर सेकेंड है। तो कन्वीनियंस ये है कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर कह दूँ। तो इस हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड जो है ये कितना हो जाएगा, ये जनाब मेरे पास हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और इसी तरह 50 मीटर पर सेकेंड जो है ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, नहीं ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर है। अब सबके ये जो है मेरे पास v1 है और ये v2 है, ये इनका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इनकी डायरेक्शन थीटा के ज़रिए बता दी गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहला वेक्टर ड्रा करूँगा, जैसा कि मैंने कहा था कि पहला वेक्टर ऑरिजिन से ड्रा करना है। मैं ऑरिजिन के साथ यहाँ से मैं 20 का एंगल बना के मैं प्रोटेक्टर यूज़ करूँ, या जो भी तरीका मुझे मालूम हो, एंगल यहाँ तक कैलकुलेट कर लूँगा 20 डिग्री, और फिर 20 डिग्री पे मैं 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लूँगा 1 2। ये 20 सेंटीमीटर से मैंने थोड़ा ये 20 डिग्री से थोड़ा मैंने ज़्यादा किया है, थोड़ा सा इस तरफ। ये लेट्स सपोज मैं रफली ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, मैं वाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप पेज पे करेंगे, प्रॉपरली स्केल यूज़ करेंगे। तो ये 20 डिग्री और ये मेरा 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक वेक्टर, ये हो गया v1। अब मैंने v2 ड्रा करना है। v2 ड्रा करने के लिए मैं दोबारा इस पॉइंट को ऑरिजिन कंसीडर करूँगा, और इस पॉइंट से अब देखूंगा कि वो कौन सा एंगल बना रहा है। वो एंगल 130 बना रहा है, तो 90 यहाँ तक हो गया, और फिर यहाँ पर 30। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई वेक्टर होगा, लेकिन अब उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, बिकॉज वो 2 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कहीं जाएगा। तो बहरहाल अगर आप स्केल से बनाएंगे तो शायद उसकी लेंथ कुछ और होगी। बहरहाल मैंने रफली ड्रा किया है, और ये सेकेंड वेक्टर है v2, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 130 डिग्री बना रहा है। और अब मुझे रिजल्टेंट ड्रा करना है। तो रिजल्टेंट के लिए चूंकि सिर्फ 2 हैं, इसलिए मैंने पहला ड्रा किया, अब दूसरा ड्रा किया, कोई तीसरा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनी प्रोसेस बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी थर्ड वेक्टर। यहाँ पर आप जब करेंगे तो तीसरा वेक्टर भी होगा जो आपने दूसरे वेक्टर की स्टार्ट से उसको ड्रा करना है। अब रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट ऑरिजिन से
फाइनल वेक्टर तक। ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। और दिस इज नाउ द वेक्टर, या आई मे कॉल इट आर वेक्टर, या दो वेलोसिटीज का सम है तो उसको वी वेक्टर कह दें। v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। v1 का मैग्नीट्यूड 10 है, 20। अब ये स्टेप भी हो गया, मैंने रिजल्टेंट ड्रा कर लिया, लेकिन ये रिजल्टेंट सेंटीमीटर्स में है और मुझे क्या चाहिए था, मीटर पर सेकेंड में चाहिए था, मुझे वेलोसिटीज का रिजल्टेंट चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ मेजर करूँगा स्केल के ज़रिए जितनी भी है, और फिर इसी सेलेक्टेड स्केल के इसको इस्तेमाल करते हुए दोबारा उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा। हर 2 सेंटीमीटर के लिए मेरे पास 5 मीटर, सॉरी, हर 1 सेंटीमीटर के लिए मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड होगा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द हेड टू टेल रूल टू ऐड 2 वेक्टर्स ग्राफिकली। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है एडिशन का, ग्राफिकली एडिशन में एक और भी मेथड हम यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड। लेकिन पैरेललोग्राम मेथड में सिर्फ 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, और उसका भी मैं थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। तो पैरेललोग्राम मेथड में जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ 2 वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हो ना, 3 है, 4 है, 5 है, तो पहले सारे वेक्टर्स को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के ज़रिए उनको x कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं, y कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। फिर हमारे पास 2 कंपोनेंट आ जाते हैं, एक x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ x कंपोनेंट्स और एक रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट। फिर वहाँ पर हम पैरेललोग्राम मेथड बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर 2 वेक्टर्स दिए गए हों और हमने उनको ऐड करना है ग्राफिकली, तो हम उनको पैरेललोग्राम मेथड से उनको ऐड कर सकते हैं। और वो कैसे, हम बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले मैंने स्टेप्स लिखे थे, पहले 3 स्टेप्स तो वैसे के वैसे होंगे। यानी और दूसरा स्टेप जो है, हम स्केल चूज़ करते हैं। स्केल मैंने पहले भी कहा कि हमें मालूम तो हो कि हमने ऐड किसे करना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर दो फोर्सेस ले लेता हूँ। F1 जो है वो 10 न्यूटन है और वो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई 45 डिग्री, और F2 जो है वो एक और वेक्टर है और इसको मैं 15 न्यूटन लिख लेता हूँ और वो एंगल बना रहा है लेट्स सपोज 30 डिग्री। लेट्स सपोज 30 डिग्री। अब पहला स्टेप कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्टेप स्केल चूज करना। स्केल क्या है, यहाँ पे देख के मैं 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर कह देता हूँ, 10 न्यूटन 2 सेंटीमीटर, और फिर 15 न्यूटन 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तीन स्टेप तो मैंने कहा वैसे के वैसे होंगे। तीसरे स्टेप में हमने पहला वेक्टर ड्रा करना है। पहला 10 न्यूटन है, यानी 2 सेंटीमीटर है और एंगल 45 है, तो ईजी ये मैं बना लेता हूँ पहला वेक्टर। अब क्या करना है, 30 डिग्री यानी दूसरा वेक्टर ड्रा करना है। लेकिन याद रहे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि
इस मेथड में, पैरेललोग्राम मेथड में हमने फोर्थ स्टेप से थोड़ा चेंज कर देना है। फोर्थ स्टेप ये है कि दूसरा वेक्टर भी ऑरिजिन से ड्रा करें, बस ये फ़र्क है। दूसरा वेक्टर मैंने ऑरिजिन से ड्रा किया, क्या है, उसका एंगल 30 है और वो उसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है। तो 30 डिग्री और 15 न्यूटन, इससे थोड़ा सा लेंथी है, 1 2 और 3। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप पे हम जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने लिए जगह साफ करूं। ये मुझे यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। तो बहरहाल अब मैं जानता हूँ कि स्केल मेरा क्या है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर। अब फिफ्थ स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप ये है कि दोनों वेक्टर्स के पैरेलल ड्रा करें। ड्रा अ पैरेलल ऑफ फर्स्ट वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। दूसरे वेक्टर की हेड से पहले वेक्टर का पैरेलल ड्रा करें। कैसे ड्रा करेंगे? ये 45 डिग्री बना रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लूँगा और एक वेक्टर ड्रा करूँगा जो 45 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल उसी लेंथ का जिस लेंथ का फर्स्ट वेक्टर है, यानी सेकेंड वेक्टर की हेड से दोबारा फर्स्ट वेक्टर ड्रा कर लूँगा। और द सेम प्रोसेस वुड बी रिपीटेड फॉर दिस सेकेंड वेक्टर का पैरेलल मैं फर्स्ट वेक्टर की हेड से ड्रा करूंगा। और वो कैसे ड्रा करूंगा? एग्जैक्टली इसी तरह मैं उसका सेकेंड वेक्टर के हेड को दोबारा मैं ऑरिजिन कंसीडर करूंगा और वहाँ 30 डिग्री पे, जो कि इसकी इंफॉर्मेशन है, 15 न्यूटन यानी 3 सेंटीमीटर का एक वेक्टर यहाँ से ड्रा करूंगा। ये वेक्टर्स जहाँ पे मीट करेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं बनाया, बहरहाल आपके पास जो है स्केल होगी तो आप स्केल के मुताबिक बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। आप गैर ज़रूरी लाइंस को भी रिमूव कर सकते हैं एंड यू ऑब्टेन्ड अ पैरेललोग्राम। अब आपको एक पैरेललोग्राम मिला है। इस पैरेललोग्राम का जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी वो डायगोनल ऑरिजिन से लेकर उन फाइनल पॉइंट पर जहाँ पर वो पैरेलल आपस में मिलते हैं, एक रिजल्टेंट वेक्टर आप ड्रा कर लें ऑरिजिन से वहाँ तक। दिस ब्लू वेक्टर इज द रिजल्टेंट एंड यू कैन कॉल इट F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। सो एक बात और भी है कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो वो आप चूँकि ग्राफिकल मेथड है, वो भी आप स्केल के ज़रिए चेक करेंगे कि ये एंगल कितना है। ठीक है, प्रीवियस केस में भी हमने ये देखना है। अगर आप हेड टू टेल रूल से ऐड करें या जो है पैरेललोग्राम मेथड से उनको ऐड करें, लेकिन ये है कि फाइनली फिर आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो बताना ही बताना है। और मैग्नीट्यूड के लिए आप इस पर स्केल रखेंगे कितने सेंटीमीटर का है, फिर अपने चोज़न स्केल के हिसाब से उसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे फोर्स की न्यूटन्स यूनिट्स में, या जो भी वेक्टर्स के अपने यूनिट्स हैं। और इस तरह आपने फिर ये एंगल भी उसकी बतानी है कि वो एंगल क्या बना रहा है। वेक्टर्स को जब भी हम ऐड करते हैं, उनकी एडिशन का जो रेंज होता है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? उन दोनों वेक्टर्स को एक दफ़ा ऐड कर दें, एक दफ़ा उनको ऐड कर दें
और एक दफ़ा उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं एक दफ़ा उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दें और एक दफ़ा उनके मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। उन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम हमेशा उन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर है ए और मैं कहता हूं उसका मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स, जो भी वेक्टर है, ठीक है, उसके कोई डायरेक्शन, और ये उसका मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट्स, और दूसरा वेक्टर कोई है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स। और मैंने ये देखना है कि इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर सम का रेंज क्या है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं a माइनस बी करूंगा जिससे 5 मिले, और फिर मैं इनको ऐड कर दूंगा 15 प्लस 10 25। अब रेंज जो होगा इन दो वैल्यूज के दरमियान रहेगा। किन दो वैल्यूज के दरमियान? a प्लस a माइनस बी, ठीक है, मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, से लेकर a प्लस बी तक। ये उन दो वेक्टर्स की एडिशन का रेंज है। तो इन दो वेक्टर्स का सम 5 और 25 के दरमियान कुछ भी हो सकता है। इससे 5 से कम नहीं हो सकता, 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सबसे कम रेंज कब होता है? जब वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। सबसे ज़्यादा रेंज तब होता है, सबसे ज़्यादा रिजल्ट तब आता है जब वेक्टर्स पैरेलल हो, यानी उनके दरमियान एंगल 0। सो वेक्टर की रेंज ये होती है। फिर मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो उस पर किसी दिन फिर अलग से किसी लेक्चर में बात कर लेंगे ईटा और इंडिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये है कि आपको रेंज मालूम होनी चाहिए दो वेक्टर्स की एडिशन की। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इंडिविजुअल वेक्टर से हमेशा जो है ज़्यादा हो। ऐसा भी मुमकिन है कि दो वेक्टर्स को हम इस तरह ऐड करें कि उसका रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो दो वेक्टर से 0 रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके मैग्नीट्यूड एक जैसे हों, लेकिन उनकी डायरेक्शन आपस में अपोजिट हो। तो किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो है वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की इक्वल हो, लेकिन जो उस वेक्टर के साथ 180 डिग्री बना रहा हो उसके एंटी पैरेलल हो। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो 0 वेक्टर ऑब्टेन होता है। याद रहे, वेक्टर की एडिशन से भी वेक्टर ही आएगा। वेक्टर के एडिशन से वेक्टर आता है, इसलिए जब 0 भी हो तब भी उसको हम 0 वेक्टर कहेंगे। 0 वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका जो है मैग्नीट्यूड 0 होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। उसको जिस वेक्टर के साथ ऐड करें उसी की डायरेक्शन में होता है। फिर इस तरह हम 3 वेक्टर्स, मुख्तलिफ वेक्टर्स को ऐड करके, 3 से ज़्यादा मुख्तलिफ वेक्टर्स को ऐड करके हम 0 रिजल्टेंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और ऐसा हम हर सूरत कर सकते हैं, चाहे उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। और ये हम ऐसे करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3 वेक्टर्स हैं और वो इस तरह ओरिएंट करते हैं, वो इस तरह पड़े हुए हैं, अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, लेकिन वो ऐसे पड़े हुए हैं कि उनको जब मैं हेड टू टेल रूल से ऐड करता हूँ तो उनसे एक ट्राइएंगल बनता है, एक क्लोज पॉलीगॉन बनता है। अगर 3 है तो ट्राइएंगल बनेगा, 4 है रेक्टेंगल बनेगा, 5 है तो पेंटागन बनेगा। कोई भी क्लोज शेप अगर बने, अभी हमने रिजल्टेंट ड्रा नहीं किया, सिर्फ हेड टू टेल रूल से मैं उनको ड्रा करता गया और वो ऑटोमेटिकली एक क्लोज शेप में एंड हुए।
तो ऐसा जो है सिस्टम या इस तरह के वेक्टर्स का सम जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि इसमें हमें रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था वहीं पे आखिरी वेक्टर टर्मिनेट हुआ है। और इसकी एग्जांपल यूँ ली जा सकती है कि आप किसी क्लोज पाथ में ट्रैवल करते हैं और वापस पहली पोजीशन पे आते हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है, यानी जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ जाते हैं। तो इस तरह के केस में हम तीनों वेक्टर्स का जो वेक्टर सम लेंगे वो ज़ीरो वेक्टर होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज़ ज़ीरो। और अगर ऐसी ही डायग्राम दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में रिजल्टेंट कौन सा है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, ऐसी सूरत में आपने ये देखना है कि जो है जिस वेक्टर की एक साइड पर दो टेल आपस में जुड़े हों और एक साइड पर दो हेड आपस में जुड़े हों वही रिजल्टेंट है। तो इस केस में बी रिजल्टेंट है, दैट इज ए प्लस सी। क्योंकि रिजल्टेंट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द origin or from the base of from the tail of first vector to the head of last vector। तो obviously उसकी एक साइड पे दो टेल होंगी, एक साइड पे दो हेड होंगी। सो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपके साथ फिर आमना सामना होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।